जय हिंद सबको। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार हम फिर से जुड़ रहे हैं आप सबके साथ। तो आज की क्लास से हम चर्चा करेंगे भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में, जिसमें कैसे हमारा भूगोल, कैसे भारत का भूगोल, कैसे भूगर्भिक चीज़ें हुई, कैसे क्या हुई, इसके सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज से आप लोगों की भारत के भूगोल की कक्षाएँ चालू हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग रोज़ जुड़िए, पर डे जुड़िए और पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं वनडे एग्ज़ाम से लेकर के पीसीएस तक की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबको यहाँ पर लेकर के मैं एक बेहतरीन ढंग से, एकदम विस्तार से मैं पढ़ाने की कोशिश आपको सबके साथ चल रहा हूँ। मैं आप सबको उसी प्रकार से पढ़ाऊँगा जिस प्रकार से आपको जिस प्रकार से समझ में आए। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है, किसी को कोई समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ से हम जो बीए वाले हैं बच्चे, जो बीए के क्लासेस कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सर यहाँ से हमको क्या ये चीज़ें मिल सकती हैं बीए का पार्ट। तो जी हाँ, बिल्कुल। जो बच्चे बीए में, जो यूनिवर्सिटी वगैरह में एग्ज़ाम क्रैक करने के जो हकदार हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं अच्छे ढंग से, बेहतरीन अच्छे परसेंटेज से, वो भी जुड़ें और वो भी पढ़ें, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, वही चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। मतलब कि जो आप ग्रेजुएशन लेवल में आप तैयारी कर रहे हैं वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। क्योंकि भाई जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक हो, बेसिक बुक से आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तब पे भी वही चीज़ आपको बेसिक से उठ करके वहाँ से तक घसीट के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से एक प्रकार से लेकर के चलूँगा, आप बिल्कुल बने रहिए। आज से हम बात करेंगे भारत की स्थिति, पहला है हमारा टॉपिक। क्योंकि पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि भारत का आखिर कैसे बना, उसका ग्लोब में किस प्रकार से भारत कैसे आया, ग्लोब में किस प्रकार से भारत का स्थान कहाँ पर है, ये हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, देखिए। तो शुरू करते हैं भारत की स्थिति। पहला टॉपिक है हमारा, जो बच्चे देखिए, जो पहले आप लोग एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप केवल नोट करते चलिए। उसके बाद आप मुझसे बताइए कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमसे मैप नहीं बन पाता है, तो मैं वो भी बताऊंगा कि मैप किस प्रकार से बनाना है। सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो ग्लोब में भारत की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो हम पहले यही क्वेश्चन उठता है कि भाई भारत की स्थिति पढ़ने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा भाई ग्लोब में कहाँ पर भारत का स्थान दिया गया है, किस जगह पर ग्लोब में भारत को रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले मैं एक यहाँ पर एक ऐसे ही ग्लोब बना रहा हूँ, जैसे आपका ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब है और ये आपकी एक इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर, जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है आपको, जब आप ग्लोब उठाएंगे तो काफ़ी बच्चों को ग्लोब देखना नहीं आता है, तो यार ध्यान रखेंगे। पहले आप देशांतर और अक्षांतर समझिए कि किस प्रकार से देशांतर होती है और क्या होती है अक्षांतर। देखिए बालक, तो ये होता है, मान लीजिए जो इधर से जो ऐसे लाइन जाती है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन खींची जाती है, जो इस प्रकार से लाइन खींची जाती है, उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ अक्षांश रेखा। और जो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं, जो लंबवत होती हैं, उनको कहते हैं देशांतर। क्या होती हैं? देशांतर। देखिए, ध्यान से देखिए, जो इस प्रकार से होंगी ग्लोब में, आप देखते होंगे ग्लोब में जो आपको लाइनें दिखाई पड़ती हैं, लाइनें आपको दिखाई पड़ती हैं कि जो हमको कभी कभी लाइनें ऐसे दिखाई पड़ती हैं, कभी कभी खड़ी दिखाई पड़ती हैं, तो कभी समझ ही नहीं पाते हैं। वो इसीलिए होती है कि किसी भी देश हो, किसी भी राज्य हो, किसी भी जो स्थितियां हैं भारत की, भारत का कहें या किसी देश का कहें, तो वो वहीं से डिसाइड होती है कि इतने अक्षांतर पर, इतने देशांतर पर ये चीज़ स्थित है। ठीक है, वो यही बताती हैं, ये चीज़ें यही बताती हैं। और ये आपको समय का भी परिचय देती हैं कि इतने समय में इतना वो होगा, इतने समय इतना पीछे चल रहा है, कि कौन सा देश हमारे देश से इतना पीछे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं बताती हैं। ये आप विश्व भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, विश्व भूगोल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले आपको मैं भारत का भूगोल पढ़ा दूं, तब फिर आपको मैं विश्व भूगोल में आगे बात करूंगा। अब देखिए, देशांतर आपकी ये हो गई, अक्षांतर ये हो गई। अब यहाँ पर भारत की क्या स्थिति है, भारत कहाँ पर है? तो भारत हमारा कहीं यहाँ पर है। देखिए यहाँ सर, कहीं हमारा भारत यहाँ पर है।
ये आपका क्या है? भारत है। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है बालक? भारत है। इस जगह पर स्थित है भारत। ग्लोब में आपको भारत इस जगह पर स्थित देखने को ये मिलेगा। अभी मैं कितने देशांतर बताऊंगा कि कितने देशांतर पे है और कितना अक्षांश पे है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्लोब के अलावा यहाँ पर मैं उठा करके बता रहा हूँ, यहाँ से भारत को मैं उठा रहा हूँ। पहले देखिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये होती है, आपको कभी देखे होंगे, यहाँ पर नॉर्थ होता है और ये होता है साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ध्यान से देखिए, ईस्ट हो गया इधर, इधर हो गया वेस्ट, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप ग्लोब जब उठाएंगे, जब आपको किसी चीज़ की स्थिति पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्थिति पता करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर है, यहीं पर है। कितने देशांतर से कितने देशांतर है, कौन सा देश किस जगह पर स्थित है, सब कुछ आपको ग्लोब में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? जैसे हम अपने भारत को देखने चल रहे हैं कि कितने हम कैसे देखेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अब क्या होता है, तो हमारा भारत जो है ये पूरा किस में है? नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्थ पोल में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा हमारा भारत, क्योंकि ये भाई इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तब यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 60, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना? और यहाँ पर फिर उसके बाद नीचे भी आपका हो जाएगा 30, 60, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हमारा कहाँ पर है? ये 0 डिग्री से हम देखेंगे और 0 डिग्री हमारा कहाँ पर? 0 डिग्री के ऊपर है, मतलब कि हमारा कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में हमारा पूरा का पूरा भारत स्थित है। पहले आप लोग ये जानने की कोशिश करिए कि हमारा पूरा भारत, मतलब पूरे भारत का जितना भी स्थल भाग है वो आपका कहाँ पर स्थित है? पूरा का पूरा नॉर्दर्न साइड में स्थित है, नॉर्दर्न साइड में स्थित है। अभी देखिए, अभी अक्षांतर और देशांतर भी मैं आप समझा रहा हूँ। अब देखिए, इसको मैं अगर बड़ा करके देखूँ, अगर मैं इसको बड़ा करके इधर लाऊँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी बच्चे होते हैं, सर या तो बीच में है। बिल्कुल भाई, बीच में है भाई, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन बच्चों का यही होता है कि सर ये तो बीच में है। अब अगर हम इधर आते हैं तब पे भी वही बात, उधर जाते हैं तो तब पे भी वही बात, कैसे इसको समझेंगे? तो देखिए, कभी आप देखेंगे, कभी आपको कोई स्थिति पता करनी है तो आप उठाइए और उसके बाद यहाँ से बीच पर से, जहाँ पर दोनों तीनों चारों लाइनें काटती हैं, वहाँ से आपको जिस स्थिति में देखना है उस स्थिति में आप उस तरह करके उठा करके इस तरह लाइन खींच दीजिए। किस तरह लाइन खींच देंगे? इस तरह लाइन खींच देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा नॉर्दर्न ईस्ट साइड में स्थित है। देखिए, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ गया? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्वी दिशा में आपका भारत क्या है? स्थित है। कहाँ पर? ग्लोब में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कहाँ पर? ग्लोब में आपका भारत नॉर्दर्न, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको उत्तरी पूर्वी, आपको दिशा देखने को मिल जाएगी। समझ में आया? क्या मिल जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आपको क्या मिल जाएगा? दिशा देखने को मिल जाएगा। तो पहला आप लिख लेंगे कि हमारा भारत जो है उत्तरी नॉर्थ ईस्ट में स्थित। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको लिखाऊंगा तो आपको जो है काफ़ी समय लग जाएगा और बच्चे बोरिंग होने लगते हैं, तो मैं आपको बोलता चलूँगा। आप लोग क्या करिए, यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं, अगर आप कहेंगे तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जा करके उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही, अगर आप ऐसे ही बनाते चलेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि हाँ सर ने इतना बेहतर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जितना भी जीरो लेवल का बच्चा हो सबको एक तरह से समझ में आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि मैं इतना डीपली इसमें जा करके मैं समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, तो कहाँ पर है? नॉर्दर्न ईस्ट साइड में, उत्तरी पूर्व में स्थित है। क्या है? हमारा भारत। ये मैं आपको लाइनें खींच दिया। अगर हमको कभी काफ़ी ये क्वेश्चन होता है कि सर आप बताइए, अगर कोई देश की अगर हम इधर पता करना हो तो बिल्कुल भाई इधर भी पता कर सकते हैं। इधर जो भी देश है इसको हम पता कर सकते हैं, इधर भी जो भी देश है इसको पता कर सकते हैं, इधर जो भी देश है इसको पता कर सकते हैं। यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है तो उसको भी पता कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है आपका, मान लीजिए यहाँ पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि किस जगह पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो ग्लोब आप उठा करके देखेंगे, लेकिन हम अभी भारत के अकेले बात करेंगे। अब देखिए, भारत का जो उत्तरी सिरा है,
उत्तरी सिरा, अब यहाँ पर अगर मैं भारत की बात, देखिए भारत में अगर जो उत्तरी सिरा है, ये उत्तरी सिरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर इसको मैं बड़ा करके अब दिखा रहा हूँ। पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है भारत। अब देखिए इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अब मैं भारत का मैप बनाऊँगा। देखिए भारत का मैप कैसे बनता है, यहाँ पर आपको इसमें नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक एक चीज़ें बता दूँगा कि भारत का मैप कैसे बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से बनेगा, ठीक है ना। जिसको ना बनाना आता होगा वो कमेंट करेगा, मैं उसको बताऊँगा कि भारत का मैप कैसे बनता है। नहीं तो मैं ऐसे भी बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट होता है, भाई हम भी पढ़ रहे थे तो हमारा भी डाउट था, इसलिए एकदम जीरो से लेवल से समझ के चलना है तो हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। अब देखिए पता हमारा, इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया है। अब यहाँ पर आप समझिए, मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ ये लोग आप लोग ध्यान रखिए। बन गया, बन गया बालक, भारत का मैप बन गया है। ऐसे ही बनेगा। जब हम इसको और वो करेंगे तो आपका ये समझने के लिए आपको बहुत है, ठीक है। ये आपका इंडिया का मैप बन गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं बनाया भारत का मैप। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब आप अक्षांतर देशांतर समझिए, ये जो यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर है जिसको आप इंदिरा कॉल कहते हैं, कभी आप सुने होंगे इंदिरा कॉल, इंदिरा दक्षिणी क्या है यहाँ पर। अगर आप स्थिति की बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं सर कन्याकुमारी नहीं, तो कैप कैमोरिन हो जाएगा, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, आपको कैप कैमोरिन ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर। क्या देखने को मिलेगा? कैप कैमोरिन ही देखने को मिलेगा, जिसे आप कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। कैप कन्याकुमारी भी आप कह सकते हैं, कभी कभी कन्याकुमारी ही जब लिखने वाले क्वेश्चन में आता है तो आप कन्याकुमारी भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर टिक मार्क आता है तो आप वहाँ पर लिखेंगे कैप कैमोरिन सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु किस में है? स्थल में है। भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन है। अगर कह दे रहा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको आप कहते हैं इंदिरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। जो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जो है यहाँ पर, अगर इधर भी देखिए, ये आपका सबसे लास्ट हो जाएगा और ये आपका सबसे लास्ट हो जाएगा। तो हमारी क्या हो गई? ये देशांतर रेखाएं हो गई, ये देशांतर हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? ये अक्षांश हो गई है ना, अक्षांश। तो यहाँ से हमको देखना है कितने डिग्री अक्षांश पर हमारा कन्याकुमारी है और कितने डिग्री अक्षांश पर हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो हमारा यहाँ का बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसका देशांतर बिंदु है, देशांतर रेखा जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कितना देशांतर है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। और जो है 68
68 डिग्री और 7 मिनट क्या हो जाएगा, ये ईस्ट में ही, ईस्ट ही कहेंगे इसको, ध्यान रखना ईस्ट में ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ईस्ट ही आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ईस्ट ही देखने को यहाँ पर मिलेगा, ईस्ट वाले भाग में है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। काफ़ी बच्चे यहाँ पर लिख के चले जाते हैं, कन्फ्यूज़न होता है कि सर जो है यहाँ पर वेस्ट में है, भारत का सबसे जो है पश्चिमी बिंदु क्या है, वेस्ट में लिख देंगे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, जब पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो आप जब वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप ईस्ट ही लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे, ईस्ट ही लिख के आएंगे। ये नहीं कि पश्चिम वेस्ट लिख करके जाए, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट लिख के चले आए तो मतलब सारा क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर ग्लोब से हम यहाँ पर देख करके चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईस्ट ही लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईस्ट ही लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा भारत हमारा ईस्ट वाले भाग में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ईस्ट वाले पोर्शन में ही आपको देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, ईस्ट ही वाले पोर्शन में देखने को, ईस्ट ही वाले भाग में देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब अक्षांश कितने अक्षांश पर स्थित है, कितने अक्षांश पर, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो हमारी है वो अक्षांतर मतलब कह सकते हैं अक्षांश रेखा जो है भारत की सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी 37 डिग्री 6 मिनट, जिसका नाम है इंदिरा काल कहते हैं। क्या नाम है, इंदिरा काल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है इंदिरा काल, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर दो स्थितियाँ कैसे देखने को मिलती है। जब भी आपको भूमि की बात आएगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पर ना दिख रहा होगा तो ये आपका सबसे नीचे दक्षिणी बिंदु है भारत का, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है। तो यहाँ पर आप नीचे अपने ऐसे मैप बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे। जब भारत की भूमि की बात आएगी, यह बात ध्यान रखना, जब भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा, भारत की भूमि लिख लेना वहाँ पर, ये बात याद रखें कि भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है आपका कैप कैमोरिन, जिसको आप कन्याकुमारी कहते हैं, जम्मू कहते हैं ना, कश्मीर से तू कन्याकुमारी, ठीक है ना, एक गाना बना हुआ है, कश्मीर से तू कन्याकुमारी, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कश्मीर से तू कन्याकुमारी, जिसका नाम है आपको कैप कैमोरिन देखने को मिलेगा। अब इसकी अगर मैं देशांतर की बात, अक्षांश की बात करूँ कि कितने डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही लिखेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, नॉर्थ ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ साइड में ही स्थित है, ये आपका क्या है, नॉर्थ में ही स्थित है, और ये आपका ईस्ट में ही स्थित है। क्या है स्थिति, ये है भारत की स्थिति। बालक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा भारत की स्थिति क्या चीज़ है। क्या हो जाएगी, ये आपका ईस्ट में है। कभी कभी यहाँ पर लगा के चले आते हैं कुछ लोग, साउथ लगा के चले आते हैं। साउथ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छे से ढंग से बना के दे देता है कि भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। क्वेश्चन ये बनेगा, भारत के भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तब आप क्या लिख के आएंगे, दक्षिणी बिंदु। वहाँ पर यह ध्यान रखा, दक्षिणी बिंदु। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिए रहेगा, काफ़ी बच्चे कम सर दक्षिणी पूछ रहा है तो हो सकता है साउथ ही हो, ऐसा नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तर में स्थित है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि मैंने वहाँ पर ग्लोब में इसीलिए आपको समझा दिया कि ग्लोब में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी बिंदु है, नॉर्थ उत्तर। क्या है, उत्तर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, भूमि का सबसे। अब देखिए, आप कहेंगे सर फिर दक्षिणी बिंदु का है, ये तो भूमि का है, तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पर कहीं आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसको कहते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना ये कितने डिग्री में स्थित है, तो इसको आप लिखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। क्या लिखेंगे बालक, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लिख करके आएंगे। यहाँ पर आपको मैं नीचे बना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बनाई आपको। आप देख लीजिए
कि जो है आप देखेंगे वहाँ पर, आप जब मैप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे दक्षिणी बिंदु आपको समझ में आएगा। जहाँ पर आप अंडमान निकोबार खोलेंगे, अंडमान निकोबार के आप नीचे देखेंगे मैप में तो वहाँ आपको लिखा नज़र आएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। क्या है? ये है आपकी भारत की स्थिति। ये बात आप लोग समझ लिए हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये भूमि की बात कर रहा है बालक। भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका कैप कैमोरिन, काफ़ी कन्फ्यूज़न में आता है और काफ़ी देखने को मिलता है, सब बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज होते हैं ज़्यादातर। कैप कैमोरिन आपका भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, आप अपने पॉइंट में लिख लीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं कि भाई भारत को आखिर क्या कहते हैं। भारत को अगर मैं बात करूं कि कह देते हैं कि भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। क्या है? भारत सबसे बड़ा 7वां देश है। तो भैया पहला पे कौन है? तो पहला पे आपको देखने को मिलेगा रसिया। पहला पर क्या देखने को मिलेगा? रसिया पहला, जिसकी तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर उसकी क्या है? क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल जो है हमारा, भारत की बात करें हम, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल लगभग में आपको लिखेंगे 33 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 33 लाख वर्ग किलोमीटर आपका क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। लिखा आपको आएगा कभी कभी ये लगभग में आपको मैं बताया हूँ। अगर मैं आपको वास्तविकता में बताऊँ तो कितना हो जाएगा? तो 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर ये आपका हो जाएगा उसमें। लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या देखने को मिलेगा? 33 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में। आप अगर आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप वहाँ पर लगा के चले आएंगे कि 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये है आपका भारत की स्थिति। क्या है? ये भारत की स्थिति है। अगर मैं बात करूँ इसकी अगर कुल आबादी की, तो भारत सबसे जो है अगर मैं बात करूँ 17% कुल आबादी भारत की 17% है। 17% की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है इसमें। 17% इसकी क्या है? आबादी है। भारत में कुल आबादी कितनी रहती है? 17%। पूरे देश की 100% में 17% आबादी केवल भारत में देखने को मिलती है। क्या मिलती है भैया? भारत देखने को 17% आबादी देखने को मिलती है। कितना देखने को मिलती है? 17% देखने को मिलती है। कभी कभी 17.5 भी दे देता है। तो आप अगर लिखना चाहें तो 17.5 भी लिख सकते हैं कि 17.5 लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में 17.5 भी देता है। ठीक है, कभी 17 भी आ गया तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट लेकर के चलना पड़ेगा। आप देखेंगे वहाँ पर 17.5 भी दिया रहेगा, 17.5% लगा करके चले आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर मैं अब इसमें आगे अगर बात करूं कि अगर कहते हैं कि कभी कभी बच्चों को पूछते हैं कि सर ये वाली जो देशांतर है तो ये क्या कहलाती है? तो इसको प्रधान देशांतर कहते हैं बालक। प्रधान देशांतर क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर इसको कहते हैं। क्या इस लाइन को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक कभी कभी पूछता है कि भैया मेन पॉइंट तो ये आ गया कि भारत कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश में, कितने से कितने डिग्री, कितना इसका क्षेत्रफल, कितने डिग्री अक्षांश क्षेत्रफल इसका है, कितने डिग्री है। तो कुल इसका कहते हैं लगभग में आप लिखेंगे। अगर आपको लिखना चाहें तो 30 डिग्री लेता है। क्या लेता है? 30 डिग्री अक्षांश में आपको क्या है? ये भारत का क्षेत्रफल है। इसकी लंबाई जो है, लंबाई इसकी ये है, चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी। देशांतर आपकी ये हो जाएगी, अक्षांतर आपकी ये हो जाएगी। तो 30 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री अक्षांतर में आपका भारत स्थित है। इन दोनों के बीच में स्थित है। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री अक्षांतर में स्थित है। तीस डिग्री देशांतर और 30 डिग्री अक्षांश में स्थित है, आपके इसके मध्य में स्थित है। कुल अगर
काफ़ी नहीं समझ में आ रहा होगा कि 30 डिग्री सर क्या बता दिए। बालक समझो क्या होता है 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट से यहाँ से लेके गया, और यहाँ पर कितनी है हमारी भारत की स्थिति नीचे 6 डिग्री 45 मिनट। अब कहीं पर इसके हो जाएगा 6 डिग्री, यहाँ पर वो हो जाएगा, तो कहीं पर यहाँ पर 20 डिग्री भी होगा, है ना, 20 डिग्री भी होगा, कहीं पर 10 डिग्री भी होगा, क्या हो जाएगा, कहीं पर 10 डिग्री भी होगा, कहीं पर क्या हो जाएगा 10 डिग्री भी होगा, है ना, ये होता है। और कहीं पर 30 डिग्री होगा, कहीं पर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा जो भारत ऊपर से नीचे तक जो है वो आपको कितने डिग्री पर कितने डिग्री अक्षांश में स्थित है, 30 डिग्री अक्षांश में, इस 30 डिग्री के मध्य में अक्षांश में स्थित है। मतलब भारत से जो गुजरने वाली अक्षांतर रेखाएं हैं वो आपकी 30 ठे गुजरती हैं, जिसको आप 30 डिग्री नाम देते हैं। कितने डिग्री नाम देते हैं, 30 डिग्री आप उसको नाम देते हैं। लगभग में 29 भी कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, लगभग में 29 भी दे देता है, लेकिन ज़्यादातर 30 दिया होता है बुक में। अगर 29 भी देता है तो कोई बात करने की, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में अगर बात करें कि कितने डिग्री अक्षांश में कितनी अक्षांश रेखाएं भारत से होकर के गुजरती हैं, है ना, कितनी अक्षांश रेखाएं भारत से होकर के गुजरती हैं, तो 30 डिग्री अक्षांश 30 रेखाएं भारत से होकर गुजरती हैं। और कितनी देशांतर रेखाएं भारत से होकर के गुजरती हैं, ये जो देशांतर ऐसे ऐसे आपको खींची आएंगी, ऐसे 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 ऐसे, वो आपकी कितनी 30 आपकी क्या हो जाएंगी, 30 ठे रेखाएं आपके देशांतर गुजरेंगी भारत से। समझ में आया। तो यहाँ पर मैं क्यों 30 लिखा हूँ, कभी कभी लगभग में 29 भी लिख देते हैं, कभी कभी 30 भी लिख देते हैं, लगभग में भी दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ईस्ट वेस्ट आपको समझ में आ गया। तो हमने बात कर ली, क्या बात की, भारत की स्थिति, भारत आखिर ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है। तो यहाँ तक आप आज चर्चा कर चुके हैं, यहाँ आज हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भारत के अंदर की, कि भारत में कितने डिग्री क्या है, कितने डिग्री मतलब किस जगह पर क्या स्थित है, सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। भारत को कभी कभी कहते हैं रिम लैंड का भाग है ना, रिम लैंड, उसको भी मैं समझाऊंगा कि रिम लैंड क्या होता है। तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा कर लेंगे इस बात पर, ठीक है। तो बने रहिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तो ये आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो भी बच्चे सिविल सर्विस, जो भी बच्चे स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े रहें, सबको आपको यहाँ पर एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर के मैं चलूँगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। जय हिंद।